रहमान रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी का हमने आगाज़ किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू साइंस, एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े थे, ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ साइंस थी, फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, और हमने लास्ट में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में जो सेकंड टॉपिक है हमारे 9th क्लास की बायोलॉजी की, वो है व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। डेफिनेशन अगर हम बात करें तो देयर इज़ नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की कोई मखसूस, कोई एक ख़ास प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अलबत्ता ऑन द बेसिस ऑफ सम लाइफ प्रोसेस, कुछ लाइफ प्रोसेस ऐसे हैं जिनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे मसलन कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं वो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एक्सक्रिएशन है, इरिटेबिलिटी है और रिप्रोडक्शन है। अच्छा, अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लार्ज फूड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन किए जाते हैं छोटे छोटे ज़रों में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये डाइजेशन है। अब जब ये हम फूड लेते हैं हमारे माउथ में, तो होता क्या है कि दांतों के ज़रिए ये बड़ा जो लुकमा होता है ये छोटे छोटे ज़रात में तोड़ दिया जाता है। अब ये दांतों के ज़रिए जो छोटे छोटे ज़रात में बड़े इस लुकमे का टूटना है, हम इसको डाइजेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो डाइजेशन होगा ये मेस्टिकेशन की वजह से या प्रेशर की वजह से जो टूटना हुआ मैकेनिकली, तो हम इसको कहते हैं कि ये मैकेनिकल डाइजेशन है। अच्छा, उसके बाद जो माउथ में दूसरी डाइजेशन होती है वो होती है केमिकल डाइजेशन। अच्छा, ये केमिकल डाइजेशन जो होती है ये एंजाइम्स की मदद से होती है। जैसे मसलन हमें पता है कि सलाइवा जो है वो सीक्रेट होती है माउथ में। इस सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेस मौजूद होता है जो डाइजेशन करवाता है स्टार्च की। अच्छा, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल है, पेरिस्टालसिस होती है, मूवमेंट होती है इसकी गट की, उसमें भी प्रेशराइज होता है थोड़ा ज़्यादा, खाने जो फूड होता है उसकी डाइजेशन होती है। और फर्दर मोर जो डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद में दूसरा प्रोसेस या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड है वो तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, फूड में हमें पता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या मौजूद होती हैं, ये बॉन्ड्स मौजूद होती हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होती हैं। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स से होती हैं, इनमें एनर्जी छुपी हुई होती है। अब इस एनर्जी को हासिल करने के लिए इन बॉन्ड का टूटना ज़रूरी होता है, तो ये बॉन्ड टूटती तब हैं जब ऑक्सीजन मौजूद हो। अब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस फूड में जो पाई जाने वाली ये बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन वाली, इस बॉन्ड्स के टूटने को हम कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन है, जिसके टूटने की वजह से हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का ये इसके दो टाइप्स होते हैं। अब ये या तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है या ग्लूकोज होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे। या अगर हम मिसाल लें ग्लूकोज की, ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब ये जब ग्लूकोज टूट जाएगा, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 पायरुवेट्स में टूट जाएगा। अब फर्दर मोर जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जो पायरुवेट होंगे ये टूटेगा और हमें कंप्लीट टूट जाएगा और फिर हमें एनर्जी मिलेगी। ये लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता। थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होगी, ये कार्बन हाइड्रोजन वाली बॉन्ड्स टूटेंगी ग्लूकोज में, ग्लूकोज फिर ये कन्वर्ट होगा 6 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले पायरुवेट में, और फर्दर मोर जो है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगी, या हम ऐसे कहें कि ये कम्प्लीटली नहीं टूटेगा पायरुवेट, जिसकी वजह से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, दूसरा टर्म होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। ब्रीथिंग क्या है, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम क्या करते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जो फूड का टूटना है और एनर्जी का हासिल होना है, हम इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग है ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म क्या है? द केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन ह्यूमन बॉडी। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि मुख्तलिफ अक़साम के प्रोसेस होते रहते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो फिर इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कभी कभी चीज़ें बनती हैं और कभी चीज़ें टूटती हैं। अब ये चीज़ों का टूटने और बनने वाला जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, हम इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें क्या हो, मालिक्यूल्स बने, सिमिलर मालिक्यूल्स मिलके एक बड़ा सा मालिक्यूल बनाए, तो हम इससे क्या कहते हैं कि ये एनाबॉलिज्म है। अब एनाबॉलिज्म का अगर हम एग्जांपल लें तो वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन ऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन वाटर और सनलाइट, और हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। इनकी मदद से क्या होगा, ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स एक दूसरे से बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा, एनर्जी मिलेगी, यानी एक छोटे छोटे चेन मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाएंगी। तो एनाबॉलिज्म में हम ऐसा कहेंगे ये कंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस है जिसमें बड़ी चीज़ बन रही है छोटे छोटे चीज़ों के मिलने से। और कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म इसके जो है वो बरक्स है, यानी कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो बड़ी वाली चीज़ें होंगी, ये बड़ी वाली जो चेन्स होंगी ये टूटेंगी छोटी छोटी चेन्स में और हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे मसलन रेस्पायरेशन हो गई। अब रेस्पायरेशन में जो बना हुआ ग्लूकोज है या पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टार्च होता है, ये सारी चीज़ें टूटती हैं। तो ये कैटाबॉलिज्म हमारे प्रोसेस में क्या होता है, चीज़ों का टूटना, उसकी वजह से एनर्जी का मिलना। एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद में मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है कि स्लाइड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एक बॉडी का पार्ट होता है जो मूव करता है, उसमें हरकत सी आ जाती है। लोकोमोशन में क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म है जो टोटली जो ऑर्गेनिज्म है एक जगह से दूसरी जगह पे उठ के चला जाए। अगर हम मिसाल की बात करें तो मूवमेंट में दोस्त बैठे हुए हैं क्लास में, कोई दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है कि कोई दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है कि मुझे बुक पास करके दे दो, तो वो दोस्त क्या कह रहा है कि चेयर से बुक उठा के किसी दोस्त को दे रहा है, दूसरे वाले दोस्त को दे रहा है। अब ये दोस्त जो है ये उठ नहीं रहा मुकम्मल तौर पर, यानी ये क्या कर रहा है, अपनी जो आर्म है उसकी मूवमेंट करा रहा है। मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, फिर वो उसको बुक पास कर रहा है। तो ये स्लाइटली मूवमेंट है किसी बॉडी ऑर्गन की। प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं। सनफ्लावर की अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ सूरज जाता है सनफ्लावर भी वहीं खुद को बेंड करता है। अब ये जो बेंडिंग है ये मूवमेंट में आ गई। अच्छा, उसके बाद में लोकोमोशन। लोकोमोशन में एक टीचर किसी क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट को कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ये जो स्टूडेंट क्लास से उठकर बाहर चला जाता है तो ये हो गई लोकोमोशन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स करते हैं जैसे हम करते हैं लोकोमोशन, या क्लेमेडोमोनास का जो है रोशनी की तरफ बढ़ना, सर्चिंग ऑफ फूड में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का मूव करना, तो ये सारी क्या है, ये लोकोमोशन है। अच्छा, उसके बाद में ग्रोथ। ग्रोथ में होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, साइज एंड कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन सेल्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल की साइज़ का बढ़ना हो या ऑर्गेनिज्म की साइज़ का बढ़ना हो, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल में उनका बढ़ना हो, या सेल ऑर्गेनेल्स का बढ़ना हो, तो हम इसे ग्रोथ कहते हैं। इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस और चेंज। अच्छा, ग्रोथ जो होती है वो रिवर्सिबल चेंज होती है ना। अब क्या होगा कि छोटा बच्चा पैदा होगा, ये जो बेबी होगा आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, फिर रेंगना शुरू करेगा, ये जो बच्चे करते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उंगली पकड़ कर चलना स्टार्ट करेगा, उंगली पकड़ कर चलना स्टार्ट करेगा, बढ़ेगा, स्कूल आएगा, बड़ा होगा, जवान होगा, जवान के बाद बूढ़ा हो जाएगा, फिर वो लाठी की उसको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो जिसको लाठी की ज़रूरत पड़ रही है, अब ये फिर जवान नहीं होगा, ये जो जवान होगा फिर वो बच्चा नहीं होगा। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि इरिवर्सिबल चेंज है ड्यू टू नंबर ऑफ इंक्रीजिंग इन सेल्स, साइज़ का बढ़ना, ये सब कुछ हम इस ग्रोथ में पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन साइज, शेप एंड फंक्शन ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है कि जब जाइगोट बनता है ना, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग्स मिले, स्पर्म और एग्स मिलने के बाद क्या होगा कि जाइगोट बनेगा, फर्दर मोर जाइगोट में क्लीवेज होगी और डिविजन्स होंगी, उसमें बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब ये एम्ब्रियो के बाद, ये जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस हैं सारी, हम इसको कहते हैं डेवलपमेंट है। ये जो एम्ब्रियो बनता है, अगर हम बात करें मेमल्स की तो हम इसको फीटस बोलते हैं, स्पेशली नाम है इनके लिए। जो एनिमल्स का, जो मेमल्स का जो ये होता है एम्ब्रियो, इसको फीटस बोलते हैं। अब इनमें जो सारी चेंजेस आ रही हैं ये जिस्म के अंदर, ये हम इसको सारी को डेवलपमेंट कहते हैं। और ग्रोथ जब बर्थ हो जाएगी तो उसके बाद जो चेंजेस होंगे ये ग्रोथ होगी। अच्छा, उसके बाद में क्या है, एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड अदर नॉन यूजफुल मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू जो रिएक्शन होते हैं उसमें मुख्तलिफ अक़साम के जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बनती हैं। तो ये जिस्म से
इनका अखराज, इनका बाहर निकलना, हम इसको एक्सक्रिएशन कहते हैं। प्लांट्स भी एक्सक्रिएट करते हैं, जैसे कि मसलन अगर हम बात करें कोई जब ऑर्गेनिजम्स क्या प्लांट्स क्या करते हैं कि उनमें जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो क्या जमा हो जाती हैं वैक्यूल्स में, वैक्यूल्स की वॉल्स में, तो पत्तों में वो जमा हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या करती हैं, आस्ते आस्ते पत्ते अपना रंग तब्दील करते हैं, फिर वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो हम इसको, इस प्रोसेस को एब्सिशन भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद में इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मतलब क्या है कि ये इट्स एक्साइटेड एबिलिटी दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। चेंजेस होती हैं एनवायरनमेंट में, चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिजम्स का वो जो स्टिमुलस मिल रहा है, जो सिग्नल मिल रहा है, उसके बरक्स जो रिएक्शन दिखाना है, हम इसको क्या कहते हैं, ये इरिटेबिलिटी है, ये रिस्पॉन्स है ऑर्गेनिजम्स का। मसलन अगर हम बेंडिंग की बात करें, सनफ्लावर वाली लाइट जहाँ लग रही है उसको स्टिमुलस मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, खुद को बेंड कर रही है। एनिमल्स भी शो करते हैं, मसलन कोई चीज़, कोई मच्छर काट रहा है जिस्म में ना, स्किन पे बैठ गया, अब वो मच्छर क्या करेगा, मच्छर काटना स्टार्ट करेगा, तो रिसेप्टर्स लगे होंगे जिस्म में, यानी स्टिमुलस मिला है कि मच्छर बैठा है। अब रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे उस मच्छर को, वो पेन को, पेन रिसेप्टर्स आएंगे, फिर कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो मैसेज, ये रिसेप्टर्स जो होंगे वो मैसेज लेके जाएंगे दिमाग की तरफ, दिमाग फिर क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, फिर वो दूसरे इफेक्टर्स आएंगे, फिर वो क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, फिर अब क्या करना है, कौन सा रिस्पॉन्स देना है। अच्छा, उसके बाद में जो लास्ट वन है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय पेरेंट्स, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए बच्चे पैदा किए जाएँ, ऑफस्प्रिंग पैदा किए जाए पेरेंट्स के ज़रिए, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ये नॉन वाइटल टास्क ऑफ द बॉडी है। नॉन वाइटल टास्क ऑफ बॉडी इसके लिए कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो, कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन ना करे तो उसके बगैर वो मर नहीं जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए जनरेशन के ज़रिए ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, ये इनकी फ्यूजन होती है। अब ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ये गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बरक्स, जिसमें गैमीट्स, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स की कोई भी फ्यूजन ना हो, तो हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यह था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि लाइफ क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है।